Hello viewers, we are back with yet another edition of Decode Haryana. Today we have with us a very senior minister from Haryana government, Mr. Krishan Kumar Bedi, who is Minister for Social Justice and Empowerment and Welfare of SCs and VCs, beside hospitality. He is also General Secretary of the Haryana unit of the BJP. I am Pradeep Sharma. बेदी साहब, ट्रिब्यून में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। बेदी साहब, जब से हरियाणा गवर्नमेंट सरकार बनी है, बीजेपी की हैट्रिक आपने मारी है, तो वोट चोरी का मुद्दा एक बहुत ही प्रोमिनेंटली कांग्रेस उठा रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस आज 140 साल के लगभग इस पार्टी का एज हो गई है, परंतु जितनी हताश, जितनी निराश, जितनी लाचार, जितनी बेबस पिछले 5-7 साल से कांग्रेस की हालत है, पूरा कांग्रेस का कैडर आज हताशा और निराशा में घिरा हुआ है। उसके पीछे लैक ऑफ लीडरशिप है, और जब लीडरशिप का अभाव हो तो जनता का कोई मोह किसी दल से या किसी विचारधारा से नहीं रहता है। जिस विचारधारा और जिस सोच को लेकर, डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियां दी, कांग्रेस ने देश की बोलते हैं आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और 135-40 साल पुरानी पार्टी, इसका बड़ा इतिहास रहा, जिस पार्टी को 5-5, 6-6 बार सरकार बनाकर लोगों को रूल करने का मौका मिला। आज पूरे देश के अंदर उस पार्टी का कोई नाम लेवा, लगभग 10 स्टेट तो ऐसी है जहाँ पे दहाई के अंक पर भी विधायक नहीं है कांग्रेस के। अब वो बार बार की हार ने और निराशा ने कांग्रेस का बिल्कुल सोच ही बदल दिया, और राहुल गांधी जब इसको लीड कर रहे हैं तो वो पता नहीं कौन का सलाहकार है, कौन ऐसी बात करता है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम पर बार बार स्वयं अटैक कर रहे हैं। जिस प्रजातांत्रिक प्रणाली से देश चल रहा है उस पर वो, जिसको वो कहते हैं कि हमारे ही फोरफादर्स ने इसको लेकर आए डेमोक्रेसी को, उस पर बार बार वो अटैक कर रहे हैं। और उसी हताशा में, उसी अटैक की एक सोच किसी ने उनके दिमाग में बिठा दी कि ये सरकार तो वोट चोरी करके बनी है। चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर के पास एक मुद्दा था कि कौन बीजेपी की सरकार यदि मेजोरिटी में आ गई तो संविधान बदल देंगे। अब जब बार बार उन्होंने ये बात उठाई, इंडी गठबंधन बनाया, और मैं कहता हूँ दुर्भाग्य है इस देश का कि लगभग 30-35 दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया, और वो गठबंधन बनाने के बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े पे नहीं पहुंची, 99 पे रुक गई। परंतु पूरे देश के अंदर उन्होंने एक हो हल्ला खड़ा कर दिया कि संविधान बदल देंगे, संविधान कॉपी लेके घूम रहे थे। और जब लोकसभा, इसके साथ मैं वही आ रहा था, लिसन में जस्ट, तो जब संविधान की बात डिबेट हुई थी लोकसभा में, हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा कि किताब तो उठा के घूम रहे हो, कभी आज तक इसके पेज पढ़े आपने, कितने पेज हैं, इसमें अंदर क्या लिखा है? तो कांग्रेसी मैदान छोड़ के भाग गए। अब उसके बाद उन्होंने एक नया, किसी ने उनके दिमाग में बिठा दिया कि वोट चोरी करके सरकार बनाई जा सकती है। अब वो जीतते हैं तो नए कपड़े पहन के शपथ ले जाते हैं, सरकार का विश्वास मत ले जाते हैं, वो हार जाते हैं तो फिर ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। अब वोट चोरी का नया मुद्दा लेकर आ गए। अभी विधानसभा सत्र के अंदर कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर, मैं उसी पे आना चाह रहा था। उसमें देखो, कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेके आई, उसमें वोट चोरी का भी उन्होंने एक रेजोल्यूशन कह लो या मोशन कह लो बोला। तो उसको आप, मतलब जैसे जब आप सरकार एक बार बन गई और ये मेजॉरिटी सरकार है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का के पीछे क्या मंशा आप देखते हैं? मैं वही कह रहा ना जी, हताश और निराश दल है ये, लीडरशिप का अभाव है, नेतृत्व विहीन दल है ये, कोई इसको दिशा देने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जब मैं बोल रहा था, आपने सुना होगा, हाँ जी, मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट उनको बताया कि जब लोकसभा चुनाव के अंदर जिंदल परिवार, जो बहुत बड़ा उद्योगपति परिवार है और जिनका एक बहुत बड़ी एक वैल्यू है हरियाणा प्रदेश में, नहीं देश में, उन्होंने चलते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, उनकी माता जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। राहुल गांधी जी ने कोई उस पर चिंता ही नहीं की। चलते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान किरण चौधरी को घर बैठने के लिए मजबूर किया उन्होंने। कैप्टन अजय सिंह यादव, जो 7 बारी का सांसद विधायक, और उनका बेटा विधायक था और वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनको साइड लाइन में बिठा दिया।
लोग कुलदीप बिश्नोई 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़ के चला गया। उससे पहले एक भजन लाल जी की विरासत थी बहुत बड़ी, इनको कोई चिंता नहीं हुई। चलते चुनाव में शैलजा जी को जिस प्रकार से अपमानित किया, इनफैक्ट बीजेपी में तो ये कहते हैं भी जो तीनों लाल की विरासत है वो बीजेपी में आई, बिकॉज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला उधर से। मैं कहता हूं ना, इनको लोगों के हालात ऐसे पैदा कर दिए कांग्रेस के लोगों ने जी, किसी की चिंता ही नहीं की। उल्टा शैलजा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी उसी वर्ग से आता हूं। आज शेड्यूल कास्ट का मतदाता केवल मत नहीं डालता, वो रिएक्ट भी करता है। अपने लीडर के ऊपर कहीं आंच आती है तो आज सबसे ज्यादा सेंसिटिव यदि वोटर है वो शेड्यूल कास्ट वोटर है, और ये बार बार शैलजा जी को अपमानित कर रहे हैं, और कभी अशोक तंवर को मारपीट करके पार्टी से निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हरियाणा प्रदेश तो ये मैं यही जानना चाह रहा था। देखो, ये कांग्रेस ने काफी देर ये भी एलिगेशन लगता है भी शेड्यूल कास्ट को एक ही अपना वोट बैंक मानते रहे, बड़ी देर किया उनके लिए, नहीं किया अलग बात है। तो आपके ये जो जितने भी फैक्टर रहे आपकी जीत के पीछे, ये इसका बैकलैश भी आप, दलित बैकलैश भी आप देखते हैं? बिल्कुल कहता हूँ, 10 साल हुड्डा की सरकार रही, जिंदा दिन दहाड़े पूरी वाल्मीकि बस्ती को गोहाना के अंदर जला दिया, पुलिस की मौजूदगी में जला दिया, और एक बार ही नहीं 2-2 बार जला दिया। कोई सरकार को कान को जून नहीं रहेंगी। मिर्चपुर के लोगों को बिना बात के, बिना किसी कारण के 2 लोगों को जिंदा जला दिया। दुनिया का सबसे बड़ा वो अग्निकांड हुआ। लगभग 272 घरों में डीजल पेट्रोल छिड़क के दिन में सरेआम दिन दहाड़े आग लगा दी। वो लोग हिसार डीसी ऑफिस से लेके जंतर मंतर और पार्लियामेंट तक, चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास तक, उन्होंने हजारों बार पद यात्राएं की, कूच किया, इंसाफ मांगा, परंतु हुड्डा ने कभी भी उनको इंसाफ नहीं दिया। इंसाफ दिया हमारी सरकार ने आके, उनको विस्थापित किया, उनको सुरक्षा दी, उनको रोजगार दिया, उनको विश्वास दिया कि ये सरकार आपकी है। जब हुड्डा की सरकार थी, सबसे ज्यादा एट्रोसिटी यदि शेड्यूल कास्ट अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर हुई, टर्मिनेशन और सस्पेंशन हुआ, तो हुड्डा जी की सरकार में हुआ। आज उस बात को शेड्यूल कास्ट नहीं भूला है, बैकवर्ड भी नहीं भूला है। जिस प्रकार से इन्होंने, मैं तो हैरानगी की बात है, लोग जातिवाद की बात करते हैं, लोग क्या नाम लेते हैं, एरियावाद की बात करते हैं, परंतु हुड्डा की सरकार में तो गोत्रवाद चलता था। जातिवाद भी नहीं, गोत्रवाद। हुड्डा और किलोई सांगी, इसके बाहर कुछ चलता ही नहीं था। तो वो चीजें लोग भूले हुए नहीं है, परंतु सरकार को, उस कांग्रेस को कौन लीड कर रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहा है। अब वोट चोरी का आरोप हम पर लगा रहे हैं। मैं केवल हरियाणा का उदाहरण दे रहा हूं कि मैंने एक लिस्ट निकाली और विधानसभा बोली, 44 विधानसभाओं में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वोट मांगने के लिए गए अपने कैंडिडेट्स के लिए। ये मतलब आप कह रहे हैं भी आधी विधानसभा में हुड्डा साहब नहीं गए, वोट मांगने के लिए नहीं गए, तो वोट चोरी कहां से हो गई? ओके। फिर दूसरा, बड़े लीडर 2 शैलजा को अपमानित करके घर बिठा दिया, सरेआम स्टेज पर उसका धक्का मुक्की की इन लोगों ने। रणदीप सिंह सुरजेवाला को फ्रीज कर दिया, एक विधानसभा कैथल से बाहर नहीं जाएगा आप। दूसरी बात, जयप्रकाश जेपी मौजूदा सांसद का भाई रणधीर सिंह बरवाड़ा के अंदर रामनिवास घोडेला के खिलाफ लोगों को कह रहा है कि इसको वोट नहीं देनी, ये जाट की सीट थी और ये बीसी को दे दी, इसको नहीं जीतने देना, आप ऐसे करो, 7 रोड से कोई लेडीज खड़ी थी, शायद मैं नाम ध्यान नहीं है, उसको वोट ट्रांसफर कर दो। तो वो आगे बोलने वाला कहता है कि हुड्डा फिर मुख्यमंत्री कैसा बनेगा, आग लगने दे मुख्यमंत्री को, हमें जरूरत ही नहीं है मुख्यमंत्री की। इस प्रकार के क्रियाकलाप कांग्रेस करे। शमशेर सिंह गोगी की बयानबाजी किससे छुपी हुई नहीं है, नीरज शर्मा की बयानबाजी किससे छुपी हुई नहीं है। राहुल गांधी ने एक्शन नहीं लिया, भूपेंद्र हुड्डा ने उन पर एक्शन नहीं लिया। चलते चुनाव के अंदर किरण चौधरी आरोप लगा के गई, भूपेंद्र हुड्डा मेरे को इंसल्टेड कर रहा है, तो अब फिर कहते हैं कि वोट चोरी होगी। इन लोगों ने ना तो चुनाव लड़ा, ना वोट मांगी, ना सीरियसली इन लोगों ने कैंडिडेट तैयार किए। ये बेदी साहब, एक कांग्रेस में जो फूट है ये तो जग जाहिर है, ये सबसे बड़ा कारण शायद ये भी रहा, फूट रही, एक फैक्शन फाइटिंग है। तो उससे साथ आप देखते हैं बीजेपी की जो जीत हुई है, उससे और बड़ा क्या कारण रहा? मैं बता रहा हूं ना जी, सामूहिक रूप से चुनाव लड़ा, पूरी केंद्रीय नेतृत्व ने 1 बाय 1 एक सीट को सर्वे के हिसाब से, अब आप देखिए ना, मुझे 10 दिन पहले ही इमीडिएटली पार्टी ने कहा कि आप नरवाड़ा जाकर चुनाव पहले शाहबाद से थे, आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए, 135 किलोमीटर। वो मेरा ख्याल बीजेपी ने कभी सीट शायद जीती भी नहीं थी, कभी भी नहीं, आजादी से लेकर आज तक कभी नहीं जीती जी। और उसका रिजल्ट यह हुआ कि जींद जिला के अंदर 5 में से 4 विधानसभा हम जीत गए जी।
मैं आप लोगों को बताता हूं, कांग्रेस ने नॉन सीरियस चुनाव लड़ा। दूसरी बात, हमारी लीडरशिप, नरेंद्र मोदी जी ने 10 की 10 लोकसभा को 4 पार्ट में बांट के वहां पर इस प्रकार की बड़ी बड़े आयोजन की, रैलियां की। योगी आदित्यनाथ 12 विधानसभा क्षेत्रों में रैली करके गए। मनोहर लाल जी, नैब सिंह सैनी जी ने 78 विधानसभा में जनसभाएं की, 90 में से। 90 में से। अच्छा। मनोहर लाल जी ने प्रत्येक विधानसभा को टच किया। विपुल देव जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक एक विधानसभा को टच किया, पूरे वर्कर को एक लाइन अप करके। और हरियाणा की जो जो 10 साल की जरूरतें थी लोगों की डेसी के लोगों ने डिमांड की कि हमें आप आश्वासन देते हो तो हम आपको वोट देंगे। जींद के अंदर मुख्यमंत्री जी स्वयं गए, मोहनलाल बड़ोली जी स्वयं वो गए। मेरा ख्याल हरियाणा शायद सबसे एक टर्निंग पॉइंट था वो चुनाव। हरियाणा शायद पहला स्टेट था जिसने वो ऑन किया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ऑन किया, लोगों को विश्वास तो लाया। उससे ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर रहा हरियाणा जीत में। जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस का जो सबसे बड़ा मूल वोट बैंक था, वो वाल्मीकि, वो धानक, वो सैंसी, वो बाजीगर, वो ओड, वो बंजारा, वो सारी की सारी जातिगत तौर पर तो कांग्रेस को इनवॉल्व वोट पड़ती थी। वाल्मीकि समाज के लिए तो लोग ये कहते थे कि हम तो कांग्रेस की रीढ़ है, परंतु कांग्रेस की ने उस रीढ़ को कभी भी संरक्षण नहीं दिया। उस रीढ़ पे लठ के साथ चोट मारने का काम किया, उन लोगों को भी अधिकार नहीं दिए। तो उस कांग्रेस को क्यों वोट देगा कोई, जब नैब सिंह सैनी जी, नरेंद्र मोदी जी, मोहनलाल बड़ोली जी, जेपी नड्डा जी उनके लिए दरवाजे खोलते हैं। अब आप देखिए ना, राम मंदिर बनता है अयोध्या के अंदर, और एयरपोर्ट का नाम, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या रखता है, भगवान वाल्मीकि जी का नाम रखता है। यहां पर जब इनका राज था, इनकी यूनिवर्सिटी बनती थी बाप दादाओं के नाम पे, और हमारी सरकार बनती है, मनोहर लाल जी वाल्मीकि जी के नाम पे यूनिवर्सिटी बनाते हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाते हैं कैथल में, विश्वकर्मा जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाते हैं पलवल में, मेडिकल कॉलेज बनाते हैं संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर फतेहाबाद में, और मुख्यमंत्री आवास का नाम रखते हैं संत कबीर कुटीर। अच्छा, मैं तो एक मिनट पूरी कर रहा हूं। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर, सारे देशभक्तों के नाम पर, धन्ना भगत के नाम पर धनौरी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बनाती है सरकार। मैं आपको कहता हूं, परशुराम जी के नाम पर सभी संतों महापुरुषों का सम्मान करते हैं। और कांग्रेस और अन्य दलों का जब राज था, केवल बाप दादाओं के बाहर ये जाते नहीं थे। वो लोग ऑब्जर्वर ये भी कहते हैं भी जो बीजेपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का असली फार्मूला है वो मास्टर कर लिया अभी इलेक्शन के लिए। तो जो लोग रह गए हैं, वंचित रह गए हैं, शोषित रह गए हैं, क्या उनको हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल ठीक है। हमारा यही तो हमारा तो मैं ये इसी से आगे मैं यही फिलोसफी है हमारी, जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है। देखो, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अब जो सबसे बड़ा चुनाव रीजन में आना है वो पंजाब का आना है। पंजाब में भी आपको, जैसे आप जानते हैं, तकरीबन 35% वोट जो दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो आप क्या कहते हैं भी हरियाणा वाला एक्सपेरिमेंट कैसे बीजेपी मतलब पंजाब में कर सकती है? नहीं, मैं आपको एक बात कहता हूँ। देखो, लोगों का क्षेत्रीय पार्टियों से मोह भंग हो गया है और कांग्रेस में जान बची नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया दिल्ली के अंदर, पंजाब में भी दिया, परंतु घपलों, जिस ईमानदारी के बलबूते पर उसने सरकार बनाई थी, सबसे ज्यादा घपले और घोटाले हुए तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में। चाहे मनीष सिसोदिया जी है, चाहे हेल्थ का है, चाहे एजुकेशन का है, चाहे ड्रिंकिंग वाटर का है, चाहे सीवर सिस्टम का, हर चीज के अंदर उसकी सरकार घोटालों में फंसी है। वो पंजाब में भी तो 92 सीटें दी थी। मैं वो कहता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट पंजाब में भी किया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब के लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो सब, आज 23 के 23 जिले शायद पंजाब के बाढ़ग्रस्त थे, और वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने यह आरोप लगाया कि ये सारी गलती हमारे मुख्यमंत्री और टॉप क्लास जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी गलती की वजह से पूरा पंजाब बाढ़ की चपेट में आया। चाहे माइनिंग का मुद्दा है, चाहे करप्शन का मुद्दा, कितने तो मिनिस्टर उनके जेल में है, विधायक जेल में है। तो सारी चीजों को यदि आप देखेंगे, गुड गवर्नेंस नाम की चीज पंजाब में है नहीं। हम यहाँ पर सोशल स्कीम्स में, चाहे ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, दिव्यांग की हैंडीकैप्ड पेंशन है, बोने की है, किन्नर की है, थैलेसीमिया की है, कैंसर पीड़ित की है, हम यहाँ पर 3200 रुपए, हाँ जी, वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन देते हैं, और हर महीने की 5 तारीख को देते हैं। पंजाब में 1500 अभी हुई भी नहीं है, और वो भी 8-8 महीने तक वो देते नहीं है। हम 24 फसलें खरीदते हैं सरकार में, MSP पे खरीदते हैं,
और गारंटी देते हैं कि 48 घंटे के अंदर जे फार्म कटने के बाद आपके अकाउंट में किसान के पैसा जाएगा। हम 24 घंटे हर गांव को बिजली दे रहे हैं और वो अभी वहां पर बिजली के आसपास की बात ही नहीं है। हमारा पहले कर्मचारी डिमांड करता था कि पंजाब पैटर्न पर हमें सारी सुविधाएं दी जाएं। आज पंजाब का कर्मचारी मांग करता है कि हरियाणा पैटर्न पर हमें सारी सुविधाएं तो दी। आप क्या कहने का मतलब लाडो लक्ष्मी की बात उन्होंने शोर मचाया परंतु बात भी नहीं कही। 1000 पे नहीं हुए वो भी। वो मैं जानना चाहता था, जैसे पंजाब के इलेक्शन तो माहौल बनना शुरू हो गया, अगले साल 1 ही साल रह गया वैसे तो आप क्या कहते हैं भी हरियाणा जो मॉडल है या उसको हम रेप्लिकेट आप पंजाब में करना चाहते हैं, किस तरह? मैं आपको दूसरी बात कहता हूँ, 10 साल लगभग मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। केवल पंजाब नहीं, आज देश के बीजेपी शासित प्रदेश भी हमारी जीरो टॉलरेंस करप्शन और बिना पर्ची बिना खर्ची की एम्प्लॉयमेंट और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, इन सभी चीजों को फॉलो कर रही है। यहाँ की स्कीम्स को स्टडी करके दूसरे प्रदेश, और जो 24 घंटे बिजली देने की स्कीम थी हरियाणा सरकार की, हम तो सुने थे, ताऊ देवीलाल जी के टाइम पे भी हमने गठबंधन में काम किया, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी गठबंधन में काम किया, बंसीलाल जी के साथ भी काम किया, भजन लाल जी के साथ सरकार नहीं बनी परंतु गठबंधन में रहे। सभी का एक ही नारा होता था कि 24 घंटे बिजली देंगे, हमारी सरकार बना दो। चर्चा करते थे, कभी सिर नहीं चढ़ी, परंतु मनोहर लाल जी ने सभी गाँव के अंदर इस बात को इम्प्लीमेंट कर दिया कि हरियाणा 24 घंटे बिजली देने की स्थिति में है और दे रहा है। हम ऑनलाइन पेंशन स्कीम की बात थी और डीबीटी की बात थी। हुड्डा जी कहते हैं मैं तो 2.5 साल जोर लगा लिया, मेरे से तो पेंशन दी नहीं गई, डीबीटी के डायरेक्ट तो बेनिफिट दिए नहीं गए, मैनुअल ही चले गए। तो परंतु हमारी सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 13 महीने के अंदर आज हमारा पेंशन स्कीम का 1 पैसा भी हाथ से हम मैनुअल नहीं दे रहे हैं, सभी का सभी बैंकिंग सिस्टम से जा रहा है और हर आदमी तक पहुंच रहा है। चंडीगढ़ से यदि 3000 या 3200 रुपये नायब सिंह सैनी जी बटन पुश करते हैं, दबते हैं, तो कुरुक्षेत्र के किसी भी देहात में के गांव के अंदर बुजुर्ग के खाते में जाने से पहले कोई 5 पैसे उसको छेड़ नहीं सकता। एक एक करप्शन के ऊपर इतना बड़े चोट हमारी सरकार ने मारी है। तो इस बात को लेकर चाहे दिल्ली वालों ने भी हरियाणा को फॉलो किया है, महाराष्ट्र वालों ने फॉलो किया है, बिहार ने भी फॉलो किया है और इस बार पंजाब भी फॉलो करेगा। पंजाब को कौन सुविधा नहीं चाहिए। एक ये लाडो लक्ष्मी की आपने बात की, लाडो लक्ष्मी के बारे में अपोजिशन का ये कहता है भी आपने जो प्रॉमिस, प्री पोल प्रॉमिस था, जो पोल मैनिफेस्टो में था, संकल्प पत्र में ये था कि सभी महिलाओं को देंगे। कुछ पीछे सीएम साहब ने भी अनाउंस किया, कुछ कैटेगरी ऐड तो हुई हैं, ये कब तक या फेज में सबको? देखिए, हमने जो बात की थी, अब कांग्रेस का या विपक्ष का दुष्प्रचार करने का काम है। किसी बात को समझना तो है ही नहीं, बिना समझे बिना पढ़े किसी बात को बोलते हैं, फिर बाद में भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। हमने कहा कि हम 21 रुपये देंगे, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देंगे। हमने कब जवाब दिया कि नहीं दे रहे? हमने कहा जो आर्थिक तौर पे सबसे कमजोर है, शुरुआत वहां से करेंगे। तो हमने 1 लाख से नीचे वाली जितनी आमदन की बहनें अभी उनको शुरुआत की है और लगभग 9 लाख से ज़्यादा बहनों को हम उसका लाभ अभी दिसंबर पेड जनवरी में जो होगा उसमें उनको देने जा रहे हैं। प्रतिदिन 3000 से लेकर 5000 बहनें अपने आप को उस ऐप पे अपलोड कर रही हैं। अब एक फेज के अंदर हमने पहले चरण के अंदर अप डाउन मेरिट डिमेरिट सारी चेक करनी होती हैं। इतने बड़े सिस्टम को चलाने के लिए हमने पहले उन सबसे कमजोर बहनों को मौका दिया। अब 1 जनवरी को 2026 में 1 जनवरी को हमारी कैबिनेट हुई, उसमें 3 कैटेगरी हमने और ऐड कर दी। वो बहनें जिनकी आमदन 1,80,000 से कम है परंतु जिनके बच्चे ने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए 10वीं और 12वीं में 80% मार्क्स लिए, उसको हम ये लाभ देंगे। इसी प्रकार से निपुण की बहनों को, जिनके बच्चे निपुण में आए हैं देश के कंपटीशन में, उन बहनों को भी देंगे। इसी प्रकार से कुपोषण से शिकार जो बच्चे हैं उनको बहनों ने बाहर निकाला है मेहनत करके उनको, तो उनको भी देंगे। कैटेगरी वाइज हम जोड़ रहे हैं। कांग्रेस तो बिना पानी आए, वो कहते हैं मतलब आपका कहने का मतलब ये फेजेज में धीरे धीरे सब कवर होंगे। मैं कहता हूं हैरानगी तो उनको इस बात की क्यों नहीं शर्म आती उन कांग्रेसियों को कि हिमाचल में बात करके आए थे 1500 रुपए देंगे, खटाखट कहां दे दिए पैसे? अब तक वहां शुरुआत भी नहीं है। 1000 रुपए की बात पंजाब में की थी, कहां हुए? कर्नाटक में हुई थी, कोई बात नहीं करता। वहां पे तेलंगाना में हुई थी, कोई बात नहीं करता। हमारे ऊपर डाउट करेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। इन कांग्रेसियों की सुननी पड़ रही है, जबकि उनके अपने आप इनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है। इनको कोई ये बात क्या है ही नहीं। अपना घोषणा पत्र दोबारा पढ़ते हैं, उसको तो उठा के फेंक देते हैं। हमने जो 241-42 वचन दिए थे
विधानसभा चुनाव के अंदर नायब सिंह सैनी सरकार ने, मैं इस बात का प्रसन्नता है कि मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 152 हमने पहले साल के अंदर ही सारी घोषणाएं पूरी करने का काम कर दिया। बेदी साहब, एक आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो पार्टी के प्रधान का चुनाव काफ़ी देर से चर्चा चल रही है, भी होना है, तो आप कैसे देखते हैं? मैं डिले हो रहा है कि मतलब प्रेसिडेंट नेम क्यों नहीं हो रहा प्रेसिडेंट? मुझे इस बात का बड़ी हैरानी होती है, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी का कार्यकाल बचा हुआ है और मुझे नहीं लगता कि कोई चुनाव की आवश्यकता है। जिस प्रकार उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के अंदर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, उसके बाद निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अंदर हमने बड़ी जीत हासिल की, पंचायत चुनाव में हमने बड़ी जीत हासिल की और संगठन का काम अन्य प्रांतों से बहुत आगे हरियाणा जा रहा है हर चीज के अंदर। और आज ही के दिन नायब सिंह सैनी जी और मोहनलाल बड़ौली जी की जोड़ी सरकार में भी और संगठन में बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है और गतिशील हमारे प्रेसिडेंट हैं मोहनलाल बड़ौली जी, और मुझे कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि कोई फेरबदल की आवश्यकता है। नहीं, उसमें बिकॉज इसलिए हमें भी उसका इसलिए एंग्जाइटी होती, मतलब हम पूछते हैं इसलिए बिकॉज पार्टी ने एक बार तो पार्टी इंचार्ज वो लगा दिया था ना इलेक्शन, मतलब अरुण सिंह जी को मेरे ख्याल एक बार नॉमिनेट किया था भी ये नहीं, वो इलेक्शन पूरे देश के लिए किया था, उस देश में फिर वो उस चर्चा में हरियाणा भी चर्चा जुड़ा। बहरन बिकॉज आसपास सारे कहीं हो चुका है ना। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, उसमें पंजाब हरियाणा में भी भी, जुड़ा, यूपी में उन सारे सबके कार्यकाल पूरे हो चुके थे, थे। इसलिए मामला है। मुझे नहीं लगता, परंतु यदि कोई निर्णय करने की बात है वो केंद्र नेतृत्व ने करना है, हमारे आपकी कोई ज्यादा इसमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में आज के दिन जेपी नड्डा जी और नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी और हमारा संगठन भी मजबूती के साथ काम कर रहा है। Thank you, Mr. Bedi. It was wonderful having you. With that, we come to the end of another edition of Decode Haryana. Do follow us on a social media platform at the Tribune, and do subscribe to our hugely popular newspapers, The Tribune, Dainik Tribune, and Punjabi Tribune. Thanks for watching.